गुड आफ्टरनून क्लास। हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था शिक्षण अभिरुचि में। हमने क्या पढ़ रहे थे? शिक्षा व्यवस्था। हम आपका देख रहे थे शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था को हम दो भागों में पढ़ रहे थे। हमने शुरू किया था औपनिवेशिक शिक्षा, औपनिवेशिक शिक्षा, और दूसरी जो शिक्षा है वो है स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा, ठीक है। इसमें हमने देखा था परसों जो शुरू किया था 1882 भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग। इसका जो दूसरा नाम है इसको कहते हैं हंटर आयोग या हंटर कमीशन भी कहा जाता है। इसने आपके प्राथमिक में, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में अलग अलग सुझाव दिए। मुस्लिम शिक्षा की बात करी, स्त्री शिक्षा की बात करी, धार्मिक शिक्षा की बात करी। उसके बाद 1901 लॉर्ड कर्जन जो उड का घोषणा पत्र आता है उससे भयभीत होकर शिमला में एक बैठक का आयोजन करते हैं। शिमला में एक बैठक का आयोजन करते हैं जहां पे आपका क्या है, शिक्षा से संबंधित विकास के बारे में बात की जाती है। 1901 के बाद 1902 में जो आयोग आता है वो आता है रेले आयोग। रेले आयोग जिसे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। इसने उस उच्च शिक्षा पे अपने विकास के बारे में सुझाव दिया। 1902 के बाद 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, लॉर्ड कर्जन का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, विद्यालय अधिनियम ये हम पढ़ चुके हैं। इसने भी क्या है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विकास के लिए अलग अलग बात कही। उसके बाद 1910 हम पढ़े हैं गोखले प्रस्ताव, जहां पे गोखले कहते हैं कि क्या है, बच्चों के लिए प्राइमरी जो है वो क्या है, निशुल्क शिक्षा होगी। 1911 में गोखले विधेयक आता है, गोखले विधेयक। गोखले विधेयक में ये कहते हैं कि क्या है, जिन बच्चों के अभिभावक की आय जो है 10 रुपए से कम है मासिक, उनके बच्चों को 14 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा दी जाए। फिर 1913 शिक्षा संबंधी प्रस्ताव आता है, शिक्षा संबंधी प्रस्ताव। जब जॉर्ज पंचम आपके क्या है भारत आ रहे थे तो दिल्ली स्वागत के दौरान भारत में जो आक्रोश हो रहा था उनको शांत करने के लिए वो 50 लाख रुपए अनुदान देने की बात करते हैं। और तत्कालीन सरकार माध्यमिक में, प्राथमिक में, उच्च में उस पैसे को खर्च करती है। 1913 के बाद 1917 टू 19 यहां पढ़ते हम सैडलर आयोग। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग को हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाने जाते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विकास के बारे में इन्होंने भी बात की थी, तो यहाँ पे इसीलिए इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है। 1917-19 के बाद आता है 1927 टू 29, यहाँ पे हार्टोन रिपोर्ट आती है, हार्टोन की रिपोर्ट आती है जो प्राथमिक, उच्च माध्यमिक के शिक्षा के विकास के बारे में बात करता है। 1927 से 29 के बाद 1937 वर्धा सम्मेलन, वर्धा सम्मेलन। रामनारायण अग्रवाल क्या है, मेवाड़ी में महात्मा गांधी की उनसे मुलाकात होती है। वो कहते हैं कि जो 7 केंद्रीय के जो शिक्षा मंत्री है उनको तत्काल बैठक में बुलाया जाए, तो वो बात करते हैं वहां से जो प्राइमरी लेवल है वो अपनी मातृभाषा में हो और
आपका 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करते हैं। 7 से 14 वर्धा सम्मेलन में 1937 के बाद 1937 जाकिर हुसैन समिति, जाकिर हुसैन समिति, जाकिर हुसैन समिति, ये बेसिक जो शिक्षा है, प्राइमरी जो शिक्षा है, उसका क्या है, रिपोर्ट तैयार करते हैं जाकिर हुसैन, इसीलिए इसका नाम है जाकिर हुसैन समिति। 1938 में जाकिर हुसैन क्या करते हैं, हरिपुरा अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। 1939 हमने पढ़ा था, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार एक समिति गठित करती है जो माध्यमिक स्कूलों को क्या है, माध्यमिक कॉलेज में बदलने की बात करता है। बेसिक शिक्षा जो उत्तीर्ण कर चुके हैं उनको कक्षा 6 में क्या है, प्रवेश दिया जाए, और जो क्या है आपका जूनियर बेसिक जिन्होंने उत्तीर्ण कर ली है उनको क्या है आपका कक्षा 8 में एडमिशन दिया जाए। उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे, नाइनटीन 1944 में जो आता है आपका, वो आता है सार्जेंट रिपोर्ट, सार्जेंट रिपोर्ट, रिपोर्ट। सर जॉन सार्जेंट यहां पे क्या रहते हैं, सर जॉन सार्जेंट शिक्षा सलाहकार रहते हैं, शिक्षा सलाहकार, शिक्षा सलाहकार रहते हैं, ठीक है। शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा ये बनाया जाता है सार्जेंट रिपोर्ट। यहां पे आपके बात करते हैं तो पूर्व प्राथमिक स्कूल यानी शिक्षालय, शिशुआलय खोलने की बात करते हैं। यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय की बात खोलने की बात करते हैं जो सार्वभौमिक और निःशुल्क की बात की जाती है। हाई स्कूल की परीक्षा, हाई स्कूल की जो परीक्षा है उसे 2 भागों में बांटने का काम करते हैं। एक तो आपका क्या है शैक्षणिक, और दूसरा जो है वो है व्यावसायिक और तकनीकी, व्यावसायिक और तकनीकी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आज इंपॉर्टेंट होगा, आज आपका कौन सा शुरू हो जाएगा, आज आपका राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग को हम एक और नाम से जाने जाते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये जो शख्स हैं इनसे आप परिचित होंगे अच्छी तरीके से। ये है आपके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है 1954 में। 1954 में इनको भारत रत्न दिया जाता है। इन्होंने, ये एक दार्शनिक थे, इन्होंने कई जगह शिक्षण का कार्य भी किया है, जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय में, मैसूर विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षण का कार्य भी किया। एक दार्शनिक के साथ साथ एक शिक्षक भी थे, और इन्हीं के जन्म पे हम क्या है शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। ये आयोग जो है, इस आयोग को हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। जब कर्जन का जो 1904 विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया था उसके विकास के बारे में, उसको संशोधन को लेकर इस पे चर्चा की गई थी, और एक आयोग जो गठन किया गया था वो किया गया था आपका ठीक है। इस आयोग का जो गठन का सुझाव दिया वो दिया आपका
IUB, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी इसको कह सकते हैं अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद, अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद, तथा CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर इस आयोग का गठन किया गया है, यानी उच्च शिक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का जो गठन किया गया है वो किया गया है आपका 4 नवंबर 1948 को। तो कभी डेट भी पूछता है तो 4 नवंबर 1948 को राधाकृष्ण आयोग का गठन किया गया था उच्च शिक्षा के लिए, और इसीलिए इसका नाम जो आया है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी है। क्लियर? राधाकृष्ण इसके अध्यक्ष थे, राधाकृष्ण जो हैं इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और सचिव की बात करें तो सचिव इसके थे निर्मल कुमार सिद्धांत, सचिव आपके इसके थे निर्मल कुमार सिद्धांत, निर्मल कुमार सिद्धांत इसके सचिव थे। ठीक है, जिन्होंने कई साक्षात्कार और 600 प्रश्नों के आधार पर एक 747 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें आपके 15 अध्याय थे। ठीक है, इसमें कुल 10 सदस्य थे और 10 में से जो निम्न है, जो मुख्य हैं, वो इनमें से ये हैं। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंपोर्टेंट है, आर्थर मॉर्गन, जेम्स डफ, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, आगे मुदालियर आयोग भी पढ़ेंगे हम, जॉन रिजर्ट इसके एक सदस्य थे, डॉक्टर मेघनाथ शाह, ये इंपोर्टेंट सदस्य थे इसके। ठीक है, आयोग के उद्देश्य की बात करें तो आयोग के उद्देश्य थे उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के संबंध में क्या है? रिपोर्ट प्रस्तुत करना। आयोग के जो प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी वो आपके प्रस्तुत की गई थी 25 अगस्त 1949 को। ठीक है, इसमें जो पृष्ठ थे वो आपके कुल कितने पृष्ठ थे? 747 पृष्ठ थे, और अध्याय कितने थे? 15 अध्याय थे, 15 अध्याय थे। आयोग ने इस आयोग ने क्या है? साक्षात्कार तथा 600 प्रश्न की प्रश्नावली के आधार पर एक ड्राफ्ट तैयार किया, तथा विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा समाज के प्रबुद्ध वर्ग इसमें क्या थे? शामिल थे। ठीक है, बात करें तो इस आयोग ने क्या है? साक्षात्कार तथा 600 प्रश्नों का एक संग्रह तैयार किया था, एक प्रश्नावली के आधार पर क्या है? एक ड्राफ्ट तैयार किया था, कुल कितने पेज का? 747 पेज का एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें क्या है? आपके कुलपति वगैरह थे, आपके शिक्षक गण थे, विद्यार्थी, अभिभावक तथा समाज के प्रबुद्ध वर्ग, यानी प्रबुद्ध का मतलब बुद्धिमान वर्ग शामिल था। अलग अलग लोगों से क्या है? अलग अलग सुझाव लिए गए, फिर आपकी क्या है? ये रिपोर्ट तैयार की गई है। आयोग के कार्य क्षेत्र की बात करें तो आयोग का जो कार्य क्षेत्र था यानी भारतीय उच्च शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाना, यानी जो भारत की जो शिक्षा है, उच्च जो शिक्षा है, इसको कहां तक ले जाना है? विश्व स्तर तक ले जाने की बात की है राधाकृष्ण आयोग में। पाठ्यचर्या में सुधार की करने की जरूरत है, यानी पाठ्यचर्या जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, औपनिवेशिक काल की जो शिक्षा पढ़ रहे थे, उसमें कुछ पाठ्यचर्या अलग था,
यहाँ पे पाठ्यचर्या को सुधार करने की बात करते हैं आयोग में। प्रशासन एवं वित्त संबंधित सुझाव, यानी अलग से वित्त देने की बात करते हैं, प्रशासन बनाने की बात करते हैं राधाकृष्ण। शिक्षा का माध्यम, यानी शिक्षा का माध्यम हमने औपनिवेशिक काल में पढ़ा था, कहीं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा हो रही थी, तो शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए, स्नातक स्तर की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, स्नातकोत्तर की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कोई शोध कार्य जो कर रहा है वहां की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अलग अलग सुझाव जो इस आयोग ने दिए थे, उसके आधार पर शिक्षा का माध्यम भी तैयार किया गया था कि शिक्षा का माध्यम कैसा होगा। शिक्षक, विद्यार्थी व पाठ्यक्रम को विश्व स्तरीय बनाना, ठीक है, यानी जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देने की जरूरत हो, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम को विश्व स्तरीय तक पहुंचाने की बात भी इस आयोग में की गई थी। उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने हेतु तथा विभिन्न उपाय, ठीक है, यानी उच्च जो शिक्षा है उसके जो शिक्षण स्तर है जो अभी तक चल रहा था औपनिवेशिक काल में, उससे क्या है ऊंचा उठाने की बात इन्होंने करी थी। छात्रों के कल्याण हेतु कई योजनाएं बनाई गई थी, छात्रवृत्ति बनाई गई थी, आपके पुस्तकालय वगैरह वगैरह ये सारे क्या है खोले गए थे। अब आयोग के सुझाव, ठीक है, आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। समवर्ती सूची में यानी ये केवल केंद्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये आपका क्या है राज्य और केंद्र दोनों का क्या है इसमें साझेदारी होनी चाहिए, ठीक है। ये आयोग ने जो राधाकृष्ण आयोग जो बना था उसने ये भी सुझाव रखा था कि जो उच्च शिक्षा है उसको किस सूची में रखा जाए, समवर्ती सूची में रखा जाए, ये भी बात करी थी। उच्च शिक्षा का वित्तीय भार, उच्च शिक्षा के लिए अलग से वित्तीय भार बनाया जाए। उसके बाद उच्च शिक्षा का वित्तीय भार, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। इसकी जगह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना अलग से की गई है, ठीक है। इसकी स्थापना जो होती है 1953 में की जाती है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अभी तक जो वित्तीय भार था उसके लिए कौन सा गठन किया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय में आंतरिक प्रशासन हेतु, ठीक है, यानी आंतरिक जो देखभाल है उसके लिए क्या है कई समितियों का गठन किया गया, यानी समितियां गठित की जाए। इस आयोग ने सुझाव दिया कि जो विश्वविद्यालय में आंतरिक प्रशासन हेतु जो भी समितियां बनाई जाए वो अलग अलग कार्य उनको सौंपे जाए, ठीक है। भवन निर्माण की बात की कि क्या है अच्छी शिक्षा के लिए भवन निर्माण भी होना जरूरी है, भवन अच्छे होने चाहिए तभी क्या है शिक्षा मिलेगी। पुस्तकालय की बात की जाए कि यानी एक पुस्तकालय में अच्छी अच्छी पुस्तकें रखी जाए, ये बात की है राधाकृष्ण ने। खेल कूद के लिए अनुदान की बात की, यानी जो खेल कूद है उसके लिए अलग से अनुदान दिया जाए। ऐसा नहीं कि जो आपकी क्या है शिक्षा पे जो वित्तीय भार है उससे कोई भी खर्च नहीं किया जाएगा, यानी खेलों के लिए क्या है अलग से अनुदान आया जाए, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये बात कर रहे हैं, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो बनता है वित्तीय भार के लिए, इसकी जो स्थापना होती है कब होती है 1953। ये इंपॉर्टेंट है कि जो वित्तीय भार के लिए कौन सा आयोग गठन किया गया था, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। हाँ, विश्वविद्यालय का संगठन एवं संरचना, विश्वविद्यालय का संगठन एवं संरचना कैसी थी संरचना, देखिए त्रिस्तरीय संगठन। त्रिस्तरीय का मतलब यानी त्रिस्तरीय शिक्षा होनी चाहिए। त्रिस्तरीय का मतलब इसमें आपका स्नातक की बात करते हैं, आपका परा स्नातक की बात इन्होंने की, और तीसरी जो बात करते हैं अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब जो शोध शिक्षा है, अनुसंधान, इनकी बात करते हैं आपका डॉक्टर राधाकृष्ण, ठीक है। यानी जो स्नातक स्तर की जो शिक्षा है वो
कितने वर्ष के लिए होनी चाहिए? 3 वर्ष के लिए स्नातक शिक्षा होनी चाहिए। स्नातक शिक्षा आपके 3 वर्ष के लिए दी जाए। प्रास्नातक की बात करें तो प्रास्नातक की जो शिक्षा है वो क्या है? 2 वर्ष के लिए दी जाए। ठीक है। अनुसंधान या शोध कार्य जो किया जाए वो भी कितने साल के लिए किया जाए? यानी 2 साल की बात की जाती है। क्लियर? ठीक है। उच्च शिक्षा का वर्गीकरण। उच्च शिक्षा का ये क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। यानी उच्च शिक्षा को अलग अलग भागों में बांटा जाए। कोई साहित्यिक पढ़ना चाहता है, कोई व्यावसायिक पढ़ना चाहता है, कोई तकनीकी में जाना चाहता है, कोई कृषि विभाग में जाना चाहता है। तो उच्च शिक्षा का इन्होंने कई प्रकार से क्या किया है? आपका वर्गीकरण किया है। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में विभाजित किया है। ठीक है। जो व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा है वो 6 भागों में दी जाए। देखिए, कृषि शिक्षा, यानी कृषि की बात करते हैं कि कृषि में क्या है? शिक्षा दी जाए। जो लोग क्या है नए नए फार्म खोल सके, यानी कृषि में भी लोगों का क्या है रुचि हो, ऐसी शिक्षा दी जाए। वाणिज्य की बात करते हैं, वाणिज्य की शिक्षा दी जाए। ठीक है। चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा दी जाए, यानी चिकित्सा का जो कोर्स है वो भी कराया जाए उच्च स्तर पे। ठीक है। शिक्षण प्रशिक्षण की बात करते हैं, यानी जो शिक्षक गण है उनको क्या है प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षण प्रशिक्षण की भी बात करते हैं। इंजीनियरिंग एवं तकनीकी, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी, इस पे भी बात करते हैं कि जो इंजीनियर और तकनीकी है उसकी भी शिक्षा दी जाए। और कानून की शिक्षा की भी बात करते हैं, यानी जो व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को राधा कृष्ण कितने भागों में बांटते हैं? 6 भागों में इसको विभाजित करते हैं। आपका कृषि की शिक्षा की भी बात की इन्होंने। आपका वाणिज्य की भी बात करते हैं कि वाणिज्य में क्या है शिक्षा दी जाए। आपका चिकित्सा शिक्षा की बात करते हैं कि चिकित्सा में भी क्या है शिक्षा दी जाए। आपका शिक्षण प्रशिक्षण की भी बात करती है, यानी शिक्षकों को क्या है एक अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए, तभी तो वो क्या है उच्च स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनको क्या है पढ़ा सकें। इंजीनियरिंग एवं तकनीकी भी बात करते हैं, यानी इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाए और साथ में आपका क्या है तकनीकी की भी शिक्षा दी जाए। कानून की भी बात करती है, यानी कानून को क्या है लोगों से परिचित हो, लोगों को कानून की समझ हो, यानी कानून की शिक्षा की भी ये क्या करते हैं बात करते हैं। प्रत्येक वर्ग हेतु अलग अलग विभाग की बात करते हैं, यानी प्रत्येक जो वर्ग है उसके लिए अलग अलग विभाग खोले जाए। अलग अलग विभाग की बात करते हैं आपके राधा कृष्ण आयोग। इस आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की थी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में अलग से क्या खोले जाए? ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाए। जो बाहर नहीं जा सकते हैं शिक्षा के लिए उनके लिए क्या है अलग से ग्राम में क्या खोला जाए? विश्वविद्यालय खोले जाए। ठीक है। पहले क्या होते थे, यानी लोग बीए कर पाते थे, बड़ी मुश्किल से स्नातक कर पाते थे, लेकिन आगे की शिक्षा यहाँ भारत में नहीं थी। क्या है लोग आगे की शिक्षा पढ़ने के लिए कहीं और चले जाते थे, विदेश चले जाते थे औपनिवेशिक काल में। फिर जब से ये आयोग बना है तो उसने क्या है जो ठीक है विश्वविद्यालय जो आयोग बना है उसने क्या किया है अलग अलग से कई जगह उच्च शिक्षा के बारे में बात की है। अब उच्च शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, उद्देश्य क्या रहे थे, किस कारण से ये शिक्षा इतनी चर्चित थी, इसके बारे में बात करते हैं। विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक दृष्टि से आध्यात्मिक विकास करना, यानी विद्यार्थियों का क्या है शारीरिक और मानसिक जो दृष्टि है उससे क्या है उनका विकास करना, यानी आध्यात्मिक विकास किया जाए उनका शारीरिक और मानसिक दृष्टि से। विवेकशील युवाओं का निर्माण करना, ठीक है, यानी अच्छे जो युवा हैं उनको आगे पहुंचाना तथा समाज और कल्याण, जो समाज का कल्याण कर सके, यानी ऐसे युवाओं को आगे लाना जो क्या है अपने आप में एक समाज का क्या कर सके कल्याण कर सके। ठीक है। राजनीति की शिक्षा दी जाए, व्यवसायिक जो शिक्षा दी जाए, उद्योगों में जो हो तथा वाणिज्य क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले छात्रों को तैयार किया जाए। ठीक है। यानी जो इस फील्ड में
राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किया जाए, व्यवसायिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में तथा वाणिज्य क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले यानी जो छात्र नेतृत्व कर सकते हैं उनको आगे लाया जाए, ऐसे छात्रों को तैयार किया जाए। क्लियर? ठीक है। चरित्र निर्माण की बात करती हैं, यानी चरित्र का निर्माण किया जाए। राष्ट्रीय अनुशासन की भावना, ठीक है, यानी राष्ट्र के प्रति अपने क्या है अनुशासन बनाए रखें। ठीक है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको संजोए रखने की बात भी इस आयोग में की जाती है। अब देखिए उच्च शिक्षा का माध्यम, कि माध्यम कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी में होना चाहिए, हिंदी भाषा में होना चाहिए, माध्यम की इन्होंने अलग बात की। क्लियर? ठीक है। 12वीं के बाद स्नातक का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो। जो स्नातक की परीक्षा है, आगे भी बात करी थी, त्रिवर्षीय जो बात करी थी इन्होंने, 12वीं के बाद क्या है जो स्नातक की शिक्षा हो कितने साल के लिए की जाए, 3 साल के लिए। कला, विज्ञान और व्यवसायिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा अनिवार्य हो। ये बात जो पहले पढ़ी थी हमने, कहां पढ़ी थी बताइए, धार्मिक शिक्षा की बात, कि धार्मिक शिक्षा भी दी जाए। हाँ, औपनिवेशिक में कौन से इसमें पढ़ा था, वुड्स समझौता। ठीक है, वहां पे भी वुड्स ने क्या है धार्मिक शिक्षा की भी बात की थी, और इन्होंने भी क्या है शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा अनिवार्य हो ऐसी बात की है। हिंदी और अंग्रेजी शिक्षा स्नातक स्तर पर अनिवार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी जो स्नातक स्तर पर है वहां क्या है आपकी संघीय भाषाओं का प्रयोग ना होकर क्या है हिंदी और अंग्रेजी विषय क्या है अनिवार्य किए जाए। ठीक है। कला वर्ग के विषयों की शिक्षा, जो कला वर्ग के जो विषय हैं, राजनीतिक विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, वो क्या है क्षेत्रीय भाषाओं में, यानी जो आपकी संघ की जो भाषाएं हैं उनमें भी देने का प्रावधान करने की ये बात करते हैं। ठीक है। विज्ञान और व्यवसाय एवं तकनीकी विषयों की शिक्षा संघीय भाषा में संभव नहीं है। अब बताइए, जो विज्ञान और तकनीकी जो विषय हैं उनको आप संघीय भाषा में नहीं बना सकते, उनका माध्यम यानी क्षेत्रीय भाषाओं में उनका माध्यम नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होंगी, अंग्रेजी भाषा में। ये राधा कृष्ण आयोग का सुझाव है कि यानी ये आपका जो है संघीय भाषाओं में नहीं है, यानी जो विज्ञान एवं तकनीकी की जो शिक्षा है वो किस भाषा में हो, अंग्रेजी भाषा में हो। ठीक है। संघीय भाषाओं का विकास और उसका लेखन कार्य किस लिपि में किया जाए, देवनागरी लिपि में। और हिंदी भाषा की लिपि किस भाषा में है, देवनागरी लिपि। ठीक है। जो हमारी संघ की जो भाषा है या उसका जो विकास करने की बात करते हैं, किस लिपि में उसका विकास हो, देवनागरी लिपि में हो। ठीक है, इससे आगे हम कल देखेंगे।